केएल पचौरी प्रकाशन के फेसबुक पेज से पुस्तकों पर चर्चा चल रही थी, लेकिन मैं पुस्तकों के बजाय जिनके लिए पुस्तकें हैं उनके पर कुछ चर्चा करना चाहता हूं। मैं युवा भारत के बारे में चर्चा करना चाहता हूं, भारत के युवाओं के बारे में चर्चा करना चाहता हूं। किस प्रकार से युवा भारत के लिए आत्मनिर्भर भारत, स्वावलंबी भारत, अपनी जरूरतों की पूर्ति करता हुआ भारत, अपनी किसी भी जरूरत के लिए परमुखापेक्षी न रहने वाला भारत और भारत का समाज, ये बने, यह एक महत्वपूर्ण विषय है। भारतीय समाज की चर्चा करें तो एक लंबा समय हो गया जब इस विषय पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। 1990 के बाद पूरी दुनिया ने आत्मनिर्भरता जैसे शब्द को शब्दकोश से लगभग समाप्त ही कर दिया। ग्लोबल मार्केट, फ्री मार्केट, ओपन इकोनॉमी इत्यादि विषयों पर चर्चा करते हुए हमने यह जानने की कोशिश नहीं की कि देश और समाज के लिए और पूरी दुनिया के लिए भी इसके क्या क्या दुष्परिणाम हो रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत एक सपना था। यह सपना स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे हर पीढ़ी के सेनानी ने देखा था। आत्मनिर्भर भारत एक सपना था जो आजादी के बाद की 2-3 पीढ़ियों ने मजबूती से स्वप्न देखा था। लेकिन जाने क्या हुआ, अस्सी के दशक से इस तरफ से हमारा ध्यान समाप्त हुआ। 90 और उसके बाद 1990 और उसके बाद तो आत्मनिर्भरता जैसे शब्द अगर समाज में प्रयोग भी आ रहे थे तो इसे प्रतिगामिता समझा जा रहा था, पिछड़ेपन की निशानी समझा जा रहा था, देश को कठिनाइयों में डालने वाला समझा जा रहा था। कोरोना की महामारी के कालखंड में भारत के प्रधानमंत्री ने जब कोरोना से लड़ने की चुनौती को भारतवासियों के पराक्रम के बल पर एक अवसर के रूप में स्वीकार किया और कहा कि यह चुनौती तो है लेकिन हम इसे अवसर के रूप में देखते हैं, और भारत इस अवसर का लाभ उठाते हुए एक समृद्ध और आत्मनिर्भर समाज के रूप में उभरेगा। तो तमाम तरह की चर्चाएं प्रारंभ हुई। अभी मैं मंटोक सिंह अहलूवालिया, प्रख्यात अर्थशास्त्री, योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष, उदारीकरण और निजीकरण का जो अभियान चला था, विश्व बाजार व्यवस्था में भारत की जो हिस्सेदारी हो रही थी, उस हिस्सेदारी के नीति नियामकों में से एक उनका एक लेख पढ़ रहा था। उस लेख में था कि आत्मनिर्भरता हमें 80 के दशक की ओर ले जाएगी। ये जो लिबरल सप्लाई चेन है, लिबरल सप्लाई सिस्टम है, खुला बाजार है, उन्मुक्त व्यापार है, इस व्यापार को प्रतिबंधित करेगा और कहीं ऐसा न हो कि हम 70 के दौर में पहुंच जाएं। 70 का दौर खराब था। 70 का दौर
क्यों खराब था? भारत के लिए 1947 के बाद का ही दौर खराब दौर रहा है। 1990 के बाद इसके संबंध में कोई बहुत अच्छी स्थितियां आ गई थी, ऐसा तो नहीं था। जो 80 स्थितियां आई थी वो उदारीकरण के नाते से और मुक्त व्यापार के नाते से नहीं आई थी। वो जिस कारणों से आई थी उन कारणों की चर्चा करने के लिए मैं यहां उपस्थित हुआ हूं। यह वही कारण है कि 90 के दौर के बाद पूरी दुनिया भारत को विजेता राष्ट्र के रूप में देख रही थी, भारत को दुनिया के प्रथम क्रमांक के राष्ट्र के होने के रूप में देख रही थी। आने वाली शताब्दी भारत की और चीन की शताब्दी होगी, भारत एशिया महाद्वीप की शताब्दी होगी और विशेषतः भारत की शताब्दी होगी। इस प्रकार के तमाम अर्थशास्त्री, राजनीति विज्ञान के पंडित भविष्यवाणियां कर रहे थे। वो जिन आधारों पर भविष्यवाणी कर रहे थे वो आधार कौन से थे? वह भारत का युवा वर्ग था, मेधा संपन्न, क्षमता संपन्न युवा वर्ग था। वो भारत के उद्योगों के आधार पर, भारत के कल कारखानों के आधार पर, भारत की उत्पादन क्षमता का जो स्वरूप था, भारत का औद्योगिक जो ढांचा था, उसके आधार पर अगली शताब्दी भारत की शताब्दी होगी, इसकी कल्पना नहीं कर रहे थे। वो कल्पना कर रहे थे ऐसे मेधा संपन्न, ऐसे प्रतिभा संपन्न, इस प्रकार के दुर्धर्ष पराक्रमी युवाओं का देश, दुनिया का सबसे युवा देश, सर्वाधिक युवा आबादी वाला देश, अपने नौजवानों के बल पर दुनिया का नेतृत्व करने वाला होगा। अब जब नौजवानों की बात होती है तो दिमाग में दो ही नाम आते हैं। एक तो सीमा पर लड़ रहा जवान नजर आता है और दूसरा खेत में काम कर रहा किसान नजर आता है। उदारीकरण का इन दोनों को कोई फायदा हुआ है क्या? उन्मुक्त व्यापार व्यवस्था का भारत के किसान और सीमा पर लड़ रहे जवान को कोई फायदा हुआ है क्या? तो इसका उत्तर ना में मिलेगा। फायदा किसका हुआ है? उदारीकरण के बाद की जब अर्थव्यवस्था में बड़ी तेजी आई और मनमोहन सिंह जी का दूसरा कार्यकाल, जो श्रीमान मंटोक सिंह अहलूवालिया का भी महत्वपूर्ण कार्यकाल था, पहला कार्यकाल, उसमें उदारीकरण की वह गति जो 1990 में मनमोहन सिंह जी ने तेज की थी, उसको पूरा आकार मिला। और उसके क्या क्या परिणाम, सुपरिणाम, दुष्परिणाम हुए थे, इसकी चर्चा मैं नहीं करूंगा। विशेषतः इन चीजों की चर्चा कतई नहीं करूंगा जिनसे कोई राजनीतिक निहितार्थ निकाला जाए। लेकिन एक चीज की चर्चा मैं यहां करना चाहूंगा। 2004 के बाद निसंदेह भारत की जीडीपी 7 गुना बढ़ी है। लेकिन इन 3 वर्षों में 7 गुना बढ़ने की स्थिति में भारत की जीडीपी के विकास की गति का विचार करें तो कृषि क्षेत्र का योगदान इसमें घटते घटते जीडीपी का 17% हो गया, जो कभी जीडीपी का 35%, 40% हुआ करता था। इसका विचार करेंगे। दूसरा कि इसी हिसाब से अर्थ का व्याप बढ़ा है, तो उस हिसाब से कारखानों में काम करने वाले निचले तबके के मजदूर की मजदूरी का भी को बढ़ना चाहिए था। लेकिन जहां जीडीपी 7 गुना बढ़ी है, वहां मजदूर की आमदनी में केवल 2 गुने का अंतर आया है। भारत की जीडीपी के इस 7 गुने पर हिस्सेदारी देश की आबादी के 15% लोगों की बनती है। उससे भी थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो उसमें सर्वाधिक योगदान, पूरे जीडीपी का लगभग 75% का योगदान, 70% का हिस्सा
वो 10% से 7% लोगों के बीच सिमट जाता है। यानी जीडीपी के इस व्याप से जो बाहर रहा है वो कौन है? वो इस देश का किसान था, इस देश का जवान था। इसके बाद भी जीडीपी बढ़ी है, इसके बाद भी अर्थव्यवस्था का विकास हुआ, इसके बाद भी भारत विकसित राष्ट्रों की दिशा में आगे बढ़ा है। तो इसके कारण कौन थे? उन कारणों की भी चर्चा तो करनी ही पड़ेगी। लेकिन मुझे फिर इसमें इतिहास 70 के दशक से 7वें दशक से दोहराना पड़ेगा। 62 के युद्ध की याद सबको है। आज भारत और भारत के अंदर और दुनिया में भी ये बात कही जा रही है कि आज 62 का भारत नहीं है। चीन आंखें नहीं दिखा सकता है। न तो वो कम्युनिस्ट चीन है और न वो यह दरिद्र भारत है। अब तो एक समर्थ राष्ट्र के सामने, एक सक्षम राष्ट्र के सामने हम खड़े हैं। लेकिन 62 के बाद की परिस्थितियां क्या थी? 62 के बाद की परिस्थितियां, वास्तविक परिस्थितियां 65 के युद्ध में सामने आई थी, जिस युद्ध के हम विजेता थे। उस युद्ध में क्या हुआ था, इसकी चर्चा करनी ही पड़ेगी। इसकी चर्चा नहीं करेंगे तो परिस्थितियां साफ नहीं होंगी। 65 के युद्ध में, युद्ध के कारण से भारत को यूएसए ने गेहूं देने से मना कर दिया। खाद्यान्न के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर नहीं थे। हम दुनिया से अनाज खरीद करके अपने लोगों का पेट भरने वाले राष्ट्र थे। एक नेतृत्व प्राप्त हुआ था, कद में छोटा, संकल्पों में बहुत बड़ा। लाल बहादुर शास्त्री का नेतृत्व, जय जवान जय किसान का नारा देते हुए उन्होंने कहा था कि अन्न के क्षेत्र में हमको आत्मनिर्भर होना है। हम गमलों में गुलाब की जगह गेहूं उपजाएंगे। आवश्यकता पड़ेगी तो इस देश के नागरिक एक वक्त नहीं खाएंगे, लेकिन कटोरा लेकर के गेहूं मांगने के लिए हम दुनिया में नहीं जाएंगे। इस देश के जवानों ने, किसानों ने उस संकल्प को स्वीकार किया और भारत आत्मनिर्भर भारत है खाद्यान्न के मामले में। उसके बाद से तो आयात का जो लेवी लगी कि 5% आयात तो करना ही पड़ेगा आपको, वह 5% आयात 1990 के बाद भारत के अंदर बाध्यकारी हुआ। प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी एंड ग्लोबल मार्केट की निर्मित में भारत की हिस्सेदारी का परिणाम यह रहा कि हमें अनिवार्यता अपने जरूरत का 5% अनाज दुनिया से खरीदना पड़ता है, गैर जरूरी रूप से खरीदना पड़ता है। खैर, उस पर चर्चा करने की कोई बहुत आवश्यकता मुझे नहीं दिखाई देती है। तथापि कोरोना के कालखंड में विचार करें, लेकिन उसके पहले 2-3 चीजें। आत्मनिर्भरता क्या होती है, किस प्रकार से भारत का जन जब चुनौतियों को स्वीकार करता है तो वह पूरा करके दिखाता है। ऐसा ही हुआ था हमारे साथ क्रायोजेनिक इंजन के साथ। देने से मना कर दिया। इस देश के जवानों ने, नौजवानों ने, नौजवान वैज्ञानिकों ने मेहनत की। हमने अपना क्रायोजेनिक इंजन बनाया और आज हम अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में एक आत्मनिर्भर राष्ट्र हैं। और केवल आत्मनिर्भर राष्ट्र नहीं है, दूसरों की जरूरतों को पूरा करने वाले राष्ट्र हैं। दूसरों की जरूरतों को दुनिया में सबसे कम कीमत पर पूरा करने वाले राष्ट्र हैं। हम मंगल तक दुनिया यान भेजने वाले, दुनिया का सबसे सस्ता यान भेजने वाले राष्ट्र हैं। मिशन मार्स पूरा करने वाला राष्ट्र वही था जिसको क्रायोजेनिक इंजन नहीं मिल रहे थे। चुनौती आई, उस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता आई। ऐसा ही सुपर कंप्यूटर के साथ भी हुआ था। समझौता होने के बाद भी देने से मना कर दिया। हिला हवाली होने लगी इस देश के कुछ नौजवान संगणक वैज्ञानिकों ने, जिनका नेतृत्व उस काल में अत्यंत युवा वैज्ञानिक श्रीमान विजय भटकर कर रहे थे।
उन लोगों ने इस चुनौती को स्वीकार किया और विजय भटकर जी बाद में कहते हैं तब तक तो हमने सुपर कंप्यूटर केवल फोटो में देखा था। जब ये चुनौती बनाने की स्वीकार की थी तब तक हमने केवल उसको चित्रों में देखा था, वास्तविक रूप से सुपर कंप्यूटर हमने प्रत्यक्ष देखा भी नहीं था। लेकिन चुनौती को स्वीकार किया और उस चुनौती को पूरा करके दिखाया। जितने में एक खरीदना था उतने में हमने अपनी तकनीक विकसित की। लिबरलाइजेशन के बाद उसके फायदे भी हुए थे। सुपर कंप्यूटिंग के क्षेत्र में हमने जो चुनौती स्वीकार की थी, उस चुनौती का परिणाम हुआ था कि भारत कंप्यूटेशनल साइंस के क्षेत्र में, विशेष करके सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में दुनिया की बड़ी ताकत बनकर के उभरा और सिलिकॉन वैली पर भारतीय युवाओं का कब्जा हो गया। ये सब कुछ दृश्य थे जिन दृश्यों के आधार पर जीतता हुआ भारत पूरी दुनिया देख रही थी, विजयी हो रहा था भारत। अब फिर कोरोना के कालखंड पर आते हैं। कोरोना के कालखंड की परिस्थितियां क्या थी? एक तो लंबे समय से सब कुछ बंद है, उसके बाद भी भारत को बहुत अपनी जरूरतों की चीजों के लिए दुनिया के सामने कटोरा नहीं फैलाना पड़ रहा है, बड़े बड़े राष्ट्रों ने फैलाया है। कुछ राष्ट्रों ने जरूरी चीजें हमसे मांगी हैं और हमने दिया भी है। दवाएं मांगी हैं, रक्षा के उपकरण मांगे हैं। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन इसका उदाहरण है, अमेरिका को दिया, ब्राजील को दिया, दुनिया के तमाम देशों को दिया, कहा हम सबको देंगे और अपने लिए भी रखेंगे। यह आत्मनिर्भरता का एक उदाहरण है। लेकिन आत्मनिर्भरता किस क्षेत्रों में होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, इसका परिदृश्य देखना हो तो दुनिया में आर्थिक दृष्टि से संपन्न होने से कोई आत्मनिर्भर हो जाता है, इसकी गारंटी नहीं है। इसकी गारंटी होती तो दुनिया के आर्थिक दृष्टि से सबसे मजबूत, सबसे बड़ी इकोनॉमी वाले राष्ट्र को मास्क और प्रोटेक्टिव किट के लिए चाइना के पास अर्जियां न भेजनी पड़ी होती, उसके नकली और घटिया सामान न लेने पड़े होते। क्योंकि ताकतवर होना, समृद्ध होना, यह एक बात है। आत्मनिर्भर होना, स्वावलंबी होना और आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन के आधार पर अपने स्वाभिमान को जिंदा रखना, अपने राष्ट्रीय स्वाभिमान को जिंदा रखना, अपने वैयक्तिक स्वाभिमान को जिंदा रखना, अपने अहम तत्व को तुष्ट करना, राष्ट्र के स्तर पर, समाज के स्तर पर, व्यक्ति के स्तर पर, परिवार के स्तर पर, गांव के स्तर पर, यह अलग बात है। और दुनिया के बड़ी मजबूत अर्थव्यवस्थाओं वाले देश इस कठिन दिनों में दयनीय अवस्था को प्राप्त हुए, क्योंकि वो जिस इकोनॉमी में, जिस अर्थव्यवस्था में, जिस प्रकार के विकास की अवधारणा में जी रहे थे, वो आत्मनिर्भरता पर नहीं थी। वो उत्पादन को बेच करके दूसरी जगहों से अपनी जरूरतों को ले आना। हम कुछ चीजें बहुत उत्पादित करेंगे और कुछ चीजों की तरफ एकदम ध्यान नहीं देंगे, वो हम अपने उद्योगों से, अपने व्यापार से जो आय होगी उसके आधार पर खरीद देंगे। ये दृष्टि थी। पूरी फ्री इकोनॉमी, फ्री मार्केट, ओपन मार्केट, ग्लोबल मार्केट, एलपीजी मॉडल जिसको कहते हैं, उस एलपीजी मॉडल का यही परिणाम था। ऐसे देश खड़े नहीं होते हैं। आत्मनिर्भरता का तात्पर्य है अपनी जरूरतों को पूरा करते हुए दूसरे की जरूरतों को पूरा कर सकने की क्षमता का होना, यह आत्मनिर्भरता है। यह स्वावलंबन से थोड़ी और आगे की बात है। हम किसी पर आश्रित नहीं है, किसी के भरोसे नहीं है, अपने पर है, यह महत्वपूर्ण नहीं है। अपना भरोसा, अपना विश्वास दूसरों को भी हम चलाने में लगा सकते हैं। इस प्रकार का राष्ट्र आज की परिस्थिति में, इस प्रकार का समाज बनता है, इस प्रकार की अर्थव्यवस्था बनती है, इस प्रकार की सभ्यता बनती है, तो यह आत्मनिर्भर सभ्यता है, यह परिणामकारी सभ्यता है। अन्यथा जिन्होंने दर्द दिया था उन्होंने नकली दवा भी दी।
जिन्होंने रोग दिया था उन्होंने घटिया रोग बचाव के उपकरण भी दिए थे और उनसे खरीदने की मजबूरी भी थी। सभी ने खरीदे, पूरे यूरोप ने खरीदे, चाइना से प्रोटेक्टिव किट खरीदे, दवाएं मांगी, मास्क मांगे और उन्होंने बिना भेदभाव के सबको घटिया सामग्री सप्लाई की। ये कहते हुए कि हमारे पास है, हम पूरी दुनिया की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, और घटिया सामग्रियां सप्लाई की गई। अपने प्रिय पाकिस्तान को भी नहीं बख्शा, उसको भी फेस मास्क के नाम पर गंदी चीजें दी गई, जिसको पाकिस्तान को भी अस्वीकार करना पड़ा। भारत को भी जरूरत पड़ी थी उस कालखंड में, टेस्टिंग किट्स की आए थे, घटिया निकले, हमने भी वापस किया। भारत आत्मनिर्भर हो सकता है और इसकी आत्मनिर्भरता दूसरे के सहयोग में भी खड़ी हो सकती है। इसके उदाहरण कोरोना के कालखंड में लोगों के संकल्प के साथ उभर करके आए हैं। हमने तमाम तरह की टेस्टिंग किट का विकास किया। इंस्टेंट टेस्ट कोरोना का कैसे हो सकता है, सस्ता कैसे हो सकता है, इसके रास्ते तलाशने के लिए तमाम लेबोरेटरीज में, पूना से लेकर के और काशी तक, विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों के वैज्ञानिकों ने अपनी प्रयोगशालाओं में विकसित किए। उद्योग के क्षेत्र में भी अद्भुत कार्य हुआ। हम 7-8 हजार 10,000 N95 मास्क बना रहे थे, 2 लाख तक हमारी संख्या पहुंची है। 2 लाख के करीब प्रतिदिन हम प्रोटेक्टिव किट का उत्पादन कर रहे हैं। इस देश में डॉक्टर को आज पॉलीथीन लपेट करके इलाज करने की आवश्यकता नहीं है, जबकि ऐसी ही परिस्थितियां थी। ये सब कुछ देखा जा रहा था। ये सब कुछ तब हुआ जब लॉकडाउन था, सब सर्वत्र बंदी थी, सभी प्रकार की आर्थिक गतिविधियां बंद थी। लेकिन आर्थिक गतिविधियों के बंदी के बीच भी देश के लिए अगर उत्पादन आवश्यक है तो ये उत्पादन होना चाहिए। यह जो दृष्टि है, यह दृष्टि युवा भारत की आत्मनिर्भर दृष्टि है। आत्मनिर्भरता का तात्पर्य व्यापार और रोजगार नहीं है। आत्मनिर्भरता का तात्पर्य स्वाभिमान और आत्मरक्षा है। हम सुरक्षित रहेंगे, हम स्वाभिमानी रहेंगे, हम परावलंबी नहीं होंगे, हम अपनी रक्षा करेंगे, अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे और दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने के यत्न करेंगे। ये कर सकने की क्षमता दुनिया में किसी राष्ट्र में दिखाई देती है तो भारत के अंदर दिखाई देती है, और अगर यह क्षमता है तो यह क्षमता उभर करके सामने आनी चाहिए। लेकिन यह क्षमता कब आएगी? जब हम 1990 के बाद का ये 30 वर्षों का जो सभ्यता का ढांचा बना है, इस सभ्यता के ढांचे की समस्याओं को समझ सकेंगे। इस पूर्ववर्ती ढांचा कठिनाई का ढांचा तो था, ऊपर से अभाव का ढांचा तो दिखता था, लेकिन गिड़गड़ाते हुए समाज का ढांचा नहीं था। जो जब तय करेंगे कर लेंगे, इस प्रकार के विश्वास का था। 30 वर्षों का परिणाम क्या हुआ है? पराश्रित अर्थव्यवस्था, पराश्रित विकास दृष्टि ने यह विश्वास हिला दिया है कि अगर हम दुनिया के बाजार से चीजों को नहीं खरीदेंगे तो अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्योंकि हमने दुनिया के इतिहास में भी इसका ठीक से मूल्यांकन करना बंद कर दिया था। जिस चीन को 1995-96 तक चीन और भारत लगभग बराबर स्थिति में थे, जनसंख्या में वो बहुत ज्यादा थे, आर्थिक दृष्टि से दोनों लगभग बराबरी पर आते थे, जीडीपी की दृष्टि से बराबरी पर आते थे। लेकिन उन्होंने विश्व बाजार व्यवस्था में घुसने के पूर्व अपने को एक मजबूत आर्थिक दृष्टि से समाज बनेगा, राष्ट्र बनेगा, इसके रास्ते निकाले, और जब वो मजबूत हो गए, आत्मनिर्भर हो गए, तो उन्होंने विश्व बाजार व्यवस्था में प्रवेश किया। वो कूदे, और कूदे तो दुनिया भर से उन्होंने चीन के लिए लाभ अर्जित किया, और आज वो दुनिया को आंख दिखाने की स्थिति में है। ये ठीक है, भारत की आत्मनिर्भरता का मतलब भी यह भी है कि न तो आंख दिखाएंगे और न तो आंख चुराएंगे।
तो ये कब होगा, ये कैसे होगा? ये तो तभी होगा जब देश सामने होगा। क्रायोजेनिक इंजन तभी बना था जब देश सामने था। सुपर कंप्यूटर तभी बना था जब देश सामने था। 65 के युद्ध में रिकायलेस गनों से पैटर्न टैंक तभी तोड़े गए थे जब देश सामने था। इसलिए देश सामने हो, राष्ट्र सामने हो, स्वाभिमान सामने हो, आत्मबोध सामने हो, और इनको समक्ष रख करके अपने लोगों के भविष्य के सुख का यत्न किया जाए तो आत्मनिर्भर समाज बनेगा। ये परिस्थितियां इसी बात की ओर इशारा कर रही हैं, और ये क्षमता तो हमारे अंदर ही है। असंभव को संभव कर सकने की क्षमता हमारे अंदर ही है। तकनीक की बात होगी, तकनीक दुनिया भर में जो है, उस तकनीक से हम बहुत पीछे हैं, लेकिन तकनीक ही सिर्फ नहीं, हौसले भी बहुत काम आते हैं। तकनीक पर आश्रित समाज थोड़े से संकटों में किस प्रकार से टूट जाता है, किस प्रकार से विखंडित होने की स्थिति में आ जाता है, उसको भी दुनिया के सबसे मजबूत राष्ट्र में आज जो समाज जीवन में हो रहा है, जिस प्रकार का गृह युद्ध चपा हुआ है, उससे समझा जा सकता है। एक महामारी आई, उसने संकट पैदा की, उसने कठिनाई पैदा की, उसने तकलीफें पैदा की, और उस तकलीफ में वहां नस्लवाद ने जड़ें जमाई, अलगाववाद ने जड़ें जमाई। गोरे काले के आधार पर देश चल रहा है। बड़ी छोटी संख्या वहां निग्रो लोगों की है, आपसी लोगों की, अफ्रीकन मूल के लोगों की है। उनकी समस्याओं का समाधान वो मजबूत राष्ट्र नहीं कर सका। आत्मनिर्भरता की जरूरत इसके लिए है कि अपने लोगों की जरूरत, चाहे वो संख्या में, चाहे वो प्रभाव में, चाहे उपलब्धियों में जितने भी कम हो, लेकिन जीवन को जीने के लिए जो जरूरी है सबके लिए, वो सारी जरूरत की चीजें भारत के हर नागरिक को प्राप्त हो। यह भारत में आत्मनिर्भरता का तात्पर्य है। आत्मनिर्भरता का तात्पर्य पुरातन पंथीता नहीं है, पीछे नहीं जाना है, लेकिन अपने उत्पाद पर और अपने लोगों के कौशल पर विश्वास और आस्था रखते हुए, उनके उत्पाद का उपयोग करते हुए आनंदित जीवन जीने की मनोवृत्ति जब बनती है, तब जाकर के आत्मनिर्भरता होती है। हमने 1990 के बाद बहुत सारी चीजें खोई हैं। उसमें अपने उत्पादन के प्रति जो स्वाभिमान का भाव है वो खोया है। कभी भारत के अंदर स्वदेशी होना ये गौरव की बात थी। मेड इन इंडिया देख करके हम खरीदा करते थे। दुनिया देश का कोई एक छोटा सा वर्ग था जो विदेशी सामानों के आकर्षण में रहता था, विदेशी सामानों को खरीदता था। भारत में बना है, हमारे लोगों ने बनाया है, भारतीय कंपनी का बना हुआ है, भारतीय उद्योग का बना हुआ है, तो यह हमारे लिए अच्छा है। यह दृष्टि बनती थी। यह 90 के बाद यह खोया है। ये जिन जिन देशों ने नहीं खोया है, जो दुनिया के बड़े ताकतवर देश हैं। ये नहीं खोया इजराइल ने, नहीं खोया कोरिया ने, नहीं खोया जापान ने, नहीं खोया चीन ने भी। इसलिए कोरिया, इजराइल, जापान, ये दुनिया की वो अर्थव्यवस्थाएं हैं जिनसे सब आतंकित हैं, और इनके दम पर एशिया की शताब्दी होगी, इस बात की कल्पना की जा रही थी। भारत की युवा शक्ति के बल पर यह कल्पना की जा रही थी। भारत सर्वाधिक युवा शक्ति वाला, सर्वाधिक युवा देश होने के नाते, युवा भारत होने के नाते, युवाओं का भारत होने के नाते भारत जीतेगा। भारत जीतेगा, निश्चित रूप से जीतेगा। इसमें कोई संशय के लिए जगह नहीं है, इसमें अविश्वास के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन यह जीत कब होगी? जब हम फिर पीछे की ओर लौटेंगे
आजादी की लड़ाई लड़ रहे समाज में जिस प्रकार का अपने लोगों के प्रति, अपनी विद्या के प्रति, अपने ज्ञान के प्रति, अपने परंपरा के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति, अपनी जीवन प्रणाली के प्रति, अपने उद्योगों के प्रति और अपने उत्पाद के प्रति स्वाभिमान का भाव था समाज के अंदर, वह जिंदा होना चाहिए। एक तो यह बात है। दूसरी बात यह है कि यह नगरीय संस्कृति की अपेक्षा भारत गांवों का देश है। भारत माता ग्राम वासिनी है, भारत की आत्मा गांव में बसती है इत्यादि ये सुभाषित नहीं है, इस देश का यथार्थ है। फिर से ग्राम केंद्रित अर्थव्यवस्था का विचार खड़ा करना पड़ेगा। स्वावलंबी गांव खड़े करने पड़ेंगे, तब आत्मनिर्भर समाज और आत्मनिर्भर राष्ट्र खड़ा होगा। गांव इकाई हो सकती है, इसलिए हो सकती है कि कोरोना के कालखंड में भी समझ में आया कि कोई महामारी होती है, कोई संकट आता है, तो अपने ही देश में मजदूर बेगाना हो जाता है। नगरीकरण बेगाने को पैदा ही करता है। और भागता है अपने मूल की ओर, जिसको उसने बड़ी विपरीत परिस्थितियों में, बड़ी खराब स्थितियों में जीवन नहीं चल सकता था, इस नाते छोड़ा था। लेकिन जब नगर में जीवन का संकट आ गया तो भूखे रह लेंगे, लेकिन अपने लोगों के बीच रहेंगे, अपने लोगों के साथ रहेंगे, इसको सोचते हुए जब वापस लौटता है तो उसको वहीं पर काम मिल सके, उसका हुनर, उसका कौशल, उसका श्रम अपने परिवेश के उपयोग में आए और अपने परिवेश से सरप्लस उत्पादन करते हुए आसपास की भी वो पूर्ति कर सके। इस प्रकार की दृष्टि का निर्माण, अर्थव्यवस्था का विकेंद्रीकरण, कुछ लोगों के हाथ में अर्थव्यवस्था का संपूर्ण सूत्र उत्पादन से लेकर के वितरण तक इस प्रकार के केंद्रीकरण की अपेक्षा हर कौशल संपन्न व्यक्ति, हर हुनरमंद आदमी के हाथ में उसके कौशल, उसके हुनर के अनुरूप काम मिल सके, श्रम की पुनर्प्रतिष्ठा हो सके, कौशल की पुनर्प्रतिष्ठा हो सके, तब वास्तव में यह जो विशाल युवा जनशक्ति का राष्ट्र है, यह राष्ट्र आत्मनिर्भर राष्ट्र बनेगा। युवा भारत ही आत्मनिर्भर भारत ही हो सकता है। युवा भारत ही दुनिया में कभी प्रकार की विपरीत परिस्थितियों के होते हुए भी प्रथम क्रमांक के राष्ट्र को रूप में भारत को खड़ा कर सकता है, क्योंकि वो सपने भी देख सकता है, वो कठिनाई भी उठा सकता है। उसी में छपता है कि मिग विमानों से F-16 गिरा सकता है। केवल तकनीकी क्षमता की बात की जाए तो दुनिया में कोई तकनीकविद, कोई विमान शास्त्री, कोई एरोनॉटिक इंजीनियर और दुनिया का कोई सेना का फाइटर पायलट इस बात को नहीं कह सकता है कि मिग से F-16 गिराया जा सकता है। वो तो हौसले हैं, वो तो जज्बा है, वो तो संकल्प है जो इसको संभव कर दिखाता है। इस प्रकार के हौसले वाले, इस प्रकार के जज्बे वाले, इस प्रकार अपने जीवन की अपेक्षा यह देश महत्वपूर्ण है। इस देश के लिए जीना है, इस देश के लिए मरना है, इस देश के लोगों के काम आना है, इस देश के लोगों के काम आना ही हमारी नौजवानी की सार्थकता है। इस प्रकार की सोच रखने वाला, इस प्रकार के गीत गाने वाला युवा भारत के अंदर है। यही युवा भारत है। अगर इसके अंदर विश्वास जगाया जाए, इसको सही नेतृत्व प्राप्त हो, सही आदर्श प्राप्त हो, सही दिशा प्राप्त हो और सब वास्तविक आर्थिक नियोजन हो, अंतिम आदमी तक विकास पहुंच सके, जिसकी गति होती हुई दिखाई दे रही है, जिसके कारण से इस विकट स्थिति में भी भारत में गृह युद्ध नहीं छिड़ा। भारत के जन जन को विश्वास था कि यह कठिनाई मिटेगी, फिर अच्छे दिन आएंगे, थोड़े दिन का अंधेरा है, मिटेगा। इस प्रकार का जो विश्वास बना है, इस विश्वास से मुक्ति कैसे होगी, इस विश्वास की प्राप्ति कैसी होगी? और अविश्वास का वातावरण जो समाज में निर्मित हुआ है कि हम जब तक विश्व बाजार में नहीं रहेंगे कुछ नहीं कर सकेंगे, तो इस अविश्वास से मुक्ति कैसे प्राप्त होगी? विश्वास की प्राप्ति, अविश्वास का तिरोभाव, अविश्वास का खात्मा, समाज के अंतिम आदमी के विकास को सामने रख करके आर्थिक विकास का ढांचा,
सबकी जरूरतों की पूर्ति हो सके, व्यक्ति की भी, समूह की, समाज की, राष्ट्र की जरूरतों की पूर्ति हो सके, इस प्रकार की उत्पादन व्यवस्था, सब तक उत्पादित वस्तुएं पहुंच सके सरलता से, इस प्रकार की वितरण व्यवस्था, और हर व्यक्ति अपनी जरूरतों के हिसाब से चीजों को प्राप्त कर सके, इस प्रकार की उसकी आर्थिक स्थिति, उसकी क्रय शक्ति, ये 3-4 चीजें हैं जिनको सामने रख करके जब ढांचा बनता है तो आत्मनिर्भर समाज खड़ा होता है। और इन सब के बीच मेरे परिवेश का उत्पादन है, मेरे परिवेश की मेहनत है, मेरे लोगों के श्रम का परिणाम है, इसलिए मेरे लिए श्रेष्ठतम है, इस प्रकार का विश्वास बनता है तब जो होता है। अन्यथा श्रीमान अहलुवालिया जी ने वैश्विक दृष्टि से जो सवाल उठाए हैं कि कहीं फिर खराब उत्पादों के दिन ना आ जाएं, देसी है इसलिए खराब है, कभी विदेशी था इसलिए खराब था, आज देसी है इसलिए खराब है, इस प्रकार की अवधारणा बनी है। समाज की अवधारणा नहीं बनी है, अर्थशास्त्र की अवधारणा बनी है, बड़े अर्थशास्त्रियों की अवधारणा बनी है। समाज तो अभी मानता है कि विदेशी है, चीनी है, लेकिन ये घटिया है। चीनी होता है तो घटिया होता है। चाइनीज होने का मतलब ही डुप्लीकेट होना, जल्दी खराब हो जाने वाला। वो खरीदने वाला भी कहता है ये चाइनीज माल है, खरीदता है वो अपनी क्रय शक्ति की कमी के कारण से। इतने विकास के बीच हमने अंतिम आदमी की क्रय समिति को, शक्ति को, उसकी आर्थिक क्षमता को सिर्फ दोगुना किया है। दुनिया, भारत के अंदर वो 7 गुना भले हो गया हो। कुछ 10-15 औद्योगिक घरानों की आर्थिक स्थिति 10 गुने से लेकर 100 गुने तक हुई है। ये सब उदारीकरण के परिणाम है, सब ग्लोबलाइजेशन के परिणाम है। ये नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है 100 गुना नहीं 1000 गुना होना चाहिए, 1000 गुना नहीं 10,000 गुना होना चाहिए, सबका बढ़ना चाहिए। लेकिन जो समाज के अंदर कोई वंचित न रह जाए, कोई उपेक्षित न रह जाए। जब वंचित वर्ग, उपेक्षित वर्ग खड़ा होता है तो विक्षोभ होता है। जैसा एक छोटा सा वर्ग यूएसए में वंचित रह गया, उपेक्षित रह गया, काले लोगों का, निग्रे लोगों का, रेड इंडियंस का, वहां के मूल निवासी कहे जाने वाले लोगों का, और उन लोगों ने इस कालखंड में अपने संकटों का सामने देख करके, जीवन के संकट को सामने देख करके एक प्रकार का प्रतिरोध खड़ा कर दिया है। गृह युद्ध के मुहाने पर है। भारत के अंदर ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि भारत के अंदर सबके बाद एक सांस्कृतिक मूल्य है। यहाँ व्यापारिक मूल्यों के आधार पर जीवन नहीं चलता है, यहाँ सांस्कृतिक मूल्यों के आधार पर चलता है, यहाँ मानवता के मूल्यों के आधार पर चलता है, यहाँ दया, करुणा, सहभाग के आधार पर चलता है। और ये पैदल जा रहे मजदूरों की सेवा में जब समाज निकल करके आया था, उससे प्रमाणित भी हुआ है। ये भाव ही है जो आत्मनिर्भरता को यथार्थ में परिवर्तित कर सकता है। अन्यों का विचार करने वाला जो समाज है, अपने पड़ोसी के दुख की चिंता करने वाला जो समाज है, अपने पड़ोसी के सुख दुख में सम्मिलित होने वाला जो समाज है, उस समाज को प्रेरणा मिले, अवसर मिले, योजना मिले, तो आत्मनिर्भर राष्ट्र का अपना साकार कर सकता है। और आत्मनिर्भर भारत ही वास्तव में सशक्त भारत होगा, सक्षम भारत होगा, योग्य भारत होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को पूरा कर रहा हूं।